हेलो बच्चों, तो आज हम आ गए हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1 नंबर 3। 1 और 2 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो आज देखते हैं नंबर 3। ओके चलो, हाँ नंबर 3 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो ये क्या बोल रहा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हाँ, दो वर्ड आ गया यहाँ पे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बच्चों इस दो वर्ड को देख के घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, बस ये वर्ड का ही खेल है और कुछ नहीं। तो ये चीज़ याद रखो, कंसिस्टेंट किसे बोला जाता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट मतलब जो इक्वेशन कंसिस्ट करे, जिस इक्वेशन का कुछ वैल्यू निकले उसको कंसिस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, हाँ अगर कोई दो इक्वेशन की यूनिक सॉल्यूशन, कौन से सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन एंड इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन हो। ठीक है, मतलब इक्वेशन का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलना चाहिए, मतलब यूनिक सॉल्यूशन या फिर इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन अगर हो तो उसको कंसिस्टेंट इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, कौन सा इक्वेशन बोला जाएगा? कंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, अगर कोई दो पेयर ऑफ इक्वेशन आपको दिया गया है, अगर उस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल हो या फिर इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल हो, दैट मीन्स कोई ना कोई एक सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, तब उसको कंसिस्टेंट बोला जाता है। तो आपको जैसे पता है यूनिक सॉल्यूशन का क्या कंडीशन है? A1 by A2 is not equal to B1 by B2। ओके, सेम इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन का क्या कंडीशन है? A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। ठीक है, अगर आपको दो पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है, अगर इसमें अगर A1 by A2 is not equal to B1 by B2 और A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब जाके वो इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, देन दैट इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। ओके चलो, तो इनकंसिस्टेंट अभी क्या हो गया? ये तो कंसिस्टेंट हो गया। हाँ, इनकंसिस्टेंट मतलब जिसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, उसको क्या बोला जाएगा? इनकंसिस्टेंट बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा बच्चों? इनकंसिस्टेंट। तो ऐसा एक क्या है? एक ही कंडीशन है ना, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2। अगर ये कंडीशन आता है तो ये नो सॉल्यूशन कहलाएगा और इसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आपको अभी कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट की मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अगर कोई दो इक्वेशन आपको दे रखा है, अगर वो यूनिक सॉल्यूशन या फिर इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो कंसिस्टेंट है। जो नो सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो इनकंसिस्टेंट है। बहुत इजी, बहुत बढ़िया। चलो पहले इसको उतार दो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन पे। चलो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, हाँ ओके बच्चों, ये देखो मैंने हेडिंग लिख दिया है। आप अगर बुक भी ओपन करोगे आपको हेडिंग मिल जाएगा। ठीक है, जिसको ये हेडिंग लिखना है प्लीज़ लिख लीजिए, मैं अभी उसको क्या इरेज करने वाला हूँ। ठीक है, हाँ क्योंकि पूरा करने के लिए ना स्पेस नहीं हो पाता। ओके बच्चों, ठीक है, ओके ओके ओके। अब हम चलेंगे बिट 3 के नंबर 1। क्वेश्चन क्या है? मेरे पास तो मोबाइल में ही क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, हाँ। तो हेडिंग तो आपको पता था, क्या दिखाना था कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है ये कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट है। ठीक है, हाँ। तो बच्चों सबसे पहली चीज़ कि इस इक्वेशन को अपने जनरल फॉर्म में लिख दो। ठीक है, क्योंकि गलती से आपने अगर ये लिख दिया a1 इज इक्वल टू 3 तो वो ठीक, b1 इज इक्वल टू 2 वो भी ठीक, अगर c1 इज इक्वल टू आपने अगर 5 लिख दिया वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। इसलिए हमने जनरल फॉर्म में लिखने के लिए पहले मैंने बोला था। क्या है जनरल फॉर्म? 3x प्लस 2y, इधर प्लस 5 है, यहाँ आएगा तो -5 इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है। जनरल फॉर्म मतलब यहाँ पे क्या रहेगा आपकी वेरिएबल एंड कांस्टेंट, मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, और आपकी राइट साइड में 0। ठीक, ओके, ये हो गया इक्वेशन 1। नेक्स्ट, इसको भी क्या करो, अपनी कौन से फॉर्म में लिख दो? जनरल फॉर्म में। तो 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। हाँ, तो ये क्या हो गया? ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखो +7 था, अगर मैं इस साइड ले आऊँगा तो -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी लिखना शुरू करो बच्चों। a1 क्या है? x का कोफिशिएंट 3, b1 क्या है? y का कोफिशिएंट 2, c1 क्या है? -5। ठीक है, वैसे ही a2 क्या है? 2। जिस इक्वेशन के नीचे उसका लिखा करो, वो भी सही है। ठीक है, हाँ। ऐसे ही b2 क्या है? -3, c2 क्या है? -7। देखो b2 -3 क्यों हुआ? क्योंकि ये y का कोफिशिएंट है और इसका सिंबल माइनस है। ठीक है बच्चों, हाँ। अगर आपकी सिंपल सी बात है, अगर आप मैथ कर रहे हो ना, तो एक बच्चों क्लासमेट वाला ना एक पूरा बड़ा वाला एक नोटबुक यूज़ करना। ठीक है, जैसे आपके एग्ज़ाम पेपर में जितना बड़ा नोटबुक दे आपको पेपर मिलता है ना, वो वाला नोटबुक यूज़ करना। ठीक है, उससे क्या होता है ना, ईजी रहता है, स्पेस मिलता है करने के लिए। ठीक है, हाँ। अगर आप लोगों को ऐसे लिखने में अगर स्पेस नहीं मिलता है, आप नीचे नीचे भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हमें दिखाना ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, हाँ। तो मैं पहले सबकी फॉर्मूला लिख देता हूँ। यूनिक सॉल्यूशन ऑलरेडी ये लिखा हुआ है। ठीक है, कभी भी ऐसे मैथ कर रहे हो ना तो ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। साइड में पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, इन्फिनिटी मिनी सॉल्यूशन, इन्फिनिट मिनी सॉल्यूशन। इसका क्या है कंडीशन बच्चों? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। नेक्स्ट आ गया नो सॉल्यूशन। ओके, हाँ, नो सॉल्यूशन का क्या है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। ओके, चलो अब क्या करें? अब हमें देखना है इन तीनों कंडीशन में क्या सेटिस्फाई करेगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो भाई ये कंसिस्टेंट है ये इक्वेशन, क्योंकि कुछ ना कुछ सोल्यूशन है इसमें। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। चलो देखते हैं। देखने के लिए बच्चों मैंने सबसे पहले एक चीज़ आपको बोला था, आपको क्या करना है? पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये निकालना है। ठीक है, तो आपको ऐसे ब्रैकेट में ना तीनों को इक्वल करके पहले लिख दो। a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1/c2। क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि क्या होने वाला है, इन तीनों में से क्या आने वाला है हमें पता नहीं। बस मैं रेशियो निकालने के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 मैंने बस लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैथ करना शुरू करो। चलो a1/a2, चलो a1 क्या है? 3,
डिवाइडेड बाई a2 क्या है 2। चलो इज इक्वल टू आप अभी दो, b1 क्या है 2 डिवाइडेड बाई हाँ b2 -3 इज इक्वल टू c1 क्या है, चलो 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 c1 ढूंढो, c1 कहाँ गया -5 डिवाइडेड बाई c2 -7। इतना होने के बाद थोड़ा नज़र डालना कि कुछ सल्यूशन मतलब कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा है क्या, कुछ भी सिंप्लीफिकेशन हो रहा है क्या। देखो इसको मैं 3/2 का 3/2 ही लिख सकता हूँ, कोई सिंप्लीफाई तो होगा नहीं। सेम 2/-3, अब ये माइनस कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5/7। अब आपको सीधा सीधा क्या पता चल रहा है, ये 3/2 कभी भी इज इक्वल टू 2/3 नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, क्योंकि 3/2 एक अलग चीज़ है, 2/3 एक अलग चीज़ है। तो क्या आ गया, इज नॉट इक्वल टू, क्या आ गया बच्चों, इज नॉट इक्वल टू। तो कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर रहा है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, हाँ कंडीशन क्या आ गया, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, आपने पहले तीनों को इक्वल करके इसलिए लिखा क्योंकि हमें अभी पता नहीं था कि क्या आने वाला है। अभी हमें पता चल गया, हमें ये पता चल गया भाई ये और ये क्या कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इसलिए हमने क्या लिखा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये कौन से सोल्यूशन हो गया, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। सो इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारी यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन को इसने सेटिस्फाई किया। ठीक है, क्यों, क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत है ही नहीं। क्यों, क्योंकि हमारी यहाँ पे तो आंसर आ गया ना इसमें। आप अगर हो सके तो इसको ना पेन से काट देना ऐसे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी चीज़ काटा पीटी करते हो ना, तो ये पूरे चीज़ को ऐसे पेन से ऐसे ऐसे काट देना, बस इतना ही बच जाएगा आप। ठीक, हाँ रखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फाइनली हमें पता चल गया कि ये यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके, चलो नोट डाउन करो। तो बच्चों सेम इसी तरह आपको नंबर 2 नंबर 3 सारे करना है। ठीक है, हाँ इसमें एक 3/2 करके एक चीज़ है जो फ्रैक्शन में है। चलो मैं फ्रैक्शन वाला आपको करके दिखा देता हूँ। ओके, नंबर 3 में खुद करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, आप प्लीज़ इसको कंप्लीट करो। इसमें आप कंफ्यूज मत होना बच्चों कि पहले तीनों को क्यों इक्वल करके लिखा। क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं था क्या आने वाला है। रेशियो निकालने के लिए हमें इस तीनों को इक्वल करके लिखना पड़ा। ठीक है, बट फाइनली जैसे हमें पता चल गया कि भाई हाँ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो रहा है, तो मैंने ये कंडीशन साइड में लिख दिया और यहाँ पे भी दिखा दी। ओके, हाँ चलो अब देखते हैं नंबर 3। ओके, नंबर 2 आप अपने आप कोशिश करना, वीडियो को पॉज करना और नंबर 2 प्लीज़ सेम इसी प्रोसेस में, ठीक है, स्टार्ट कर देना करना। ठीक है, चलो अब देखते हैं नंबर 3। हाँ नंबर 3 क्या बोल रहा है, सेम 3/2x 3/2x प्लस 5/3y 5/3y इज इक्वल टू 7। यही आता हूँ यार। नेक्स्ट 5x, ओके 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ठीक, ओके, इसकी जनरल फॉर्म में लिखना शुरू करो। 3/2x प्लस 5/3y
-7 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। नेक्स्ट 9x - 10y + 14 है, इधर जाएगा तो -14 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों के दोनों इक्वेशन आपने लिख लिया। अब a1 b1 c1, a1 क्या है 3/2। देखो x का कोफिशिएंट 3/2 है ना, यहाँ पे पहले 1 2 3 कुछ रहता होगा, अभी फ्रैक्शन में दिया है तो फ्रैक्शन में लिखो। b1 5/3, b1 क्या है 5/3। ठीक है, वैसे c1 क्या है -7, c1 क्या है -7। चलो ठीक है, यहाँ पे a2 x का कोफिशिएंट कितना है 9, b2 -10, c2 -14 हो गया। a1 b1 c1, a2 b2 c2 हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो अच्छी बात है। हाँ चलो, ब्रैकेट में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 क्या आएगा हमें पता नहीं है, मैंने तीनों को इक्वल करके पहले लिख दिया रेशियो निकालने के लिए, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का। चलो a1 मतलब क्या 3/2 डिवाइडेड बाय a2 मतलब क्या है 9 इज इक्वल टू b1 कितना है 5/3 डिवाइडेड बाय b2 कितना है -10 इज इक्वल टू फिर बोलो c1 कितना है -7, ओके, c2 -14, ओके, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट अब देखो इसके बाद 3/2, अब इसको हमें सोल्यूशन करना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 है, मतलब ये क्या है 9/1। ये जब इंटू होके क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 × 1/9। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट इज इक्वल टू सेम 5/3, 10 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 इज इक्वल टू तो ये जब ऊपर चला जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 1/-10, 10/1 है 1/10, ये कुछ नहीं, माइनस माइनस इसका कैंसल, फिर 7 1 जा 7 2 जा, आ गया 1/2। चलो और अच्छी बात है। अभी हाँ ये क्या होगा देखो, इसमें कुछ सोल्यूशन हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, नेक्स्ट 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, अब ये क्या हुआ 1 1 जा 1 -6, नेक्स्ट ये 1/2। अभी आप देख रहे हो 1/6 और ये 1/-6, क्या ये दोनों इक्वल है? देखो ओनली 1/6 1/6 होता तो ये इक्वल होता, बट आफ्टर सोल्यूशन हमें पता चला 1/6 और ये आ गया 1/-6, क्या ये इक्वल हो पाएंगे? नहीं तो भाई इज नॉट इक्वल टू दे दो। अब यहाँ से ही हमारा सोल्यूशन आ गया, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसको देखने की ज़रूरत नहीं, इसको काट दो भाई, हो गया इसका काम, इसको काटो। ठीक है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका काम हो गया। तो कंडीशन क्या लिख दो, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यही कंडीशन आया ना, 1/6 नॉट इक्वल टू 1/-6। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये किसकी कंडीशन है, यूनिक सोल्यूशन की। किसकी? यूनिक सोल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट। ओके चलो, ओके नंबर 4 क्या दिया गया है, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, हमें कुछ इक्वेशन दिया गया है, उसमें हमें दिखाना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन से इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, हाँ, और
जो कंसिस्टेंट है उसका हमें ग्राफ और सॉल्यूशन करा के दिखाना है। ऑलरेडी मैं तो आपको ग्राफ के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्या ये अपने जनरल फॉर्म में है? नहीं है ना, तो ले आओ x प्लस वाई, यहाँ पे +5 है, यहाँ लाओगे तो -5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। नेक्स्ट 2x प्लस 2y -10 इज इक्वल टू 0। ओके, हो गया। चलो A1 फटाफट बताओ, x का कोफिशिएंट इधर क्या है? देखो x के पास कुछ नहीं है मतलब 1 है, ऐसे ही y के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। जिसके आगे कुछ नहीं होता है उसके आगे 1 होता है। तो x की कोफिशिएंट क्या है? 1, तो A1 1 हो गया। B1 क्या है? 1, C1 -5, ठीक है। ऐसे ही A2 2, B2 2, C2 -10, ठीक है। चलो भाई, अभी तो हमें रेशियो निकालना है, तो मैं तीनों को इक्वल करके लिखूंगा। ओके, चलो लिख लिया। ओके, नेक्स्ट अभी मैं रेशियो निकालता हूँ A1/A2, मतलब A1 डिवाइडेड बाय 2, B1 1 डिवाइडेड बाय B2 मतलब 2, सेम -5 डिवाइडेड बाय -10, C2 मतलब 10, C1 मतलब -5। चलो 1/2 का तो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। ये 1/2 का भी नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। ये माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। हाँ, ये तो भाई तीनों के तीनों इक्वल हो गए, मतलब यही आ गया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। हाँ, तो ये कौन सा सोल्यूशन हो गया? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। कौन सी सोल्यूशन? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। और ये कंसिस्टेंट भी है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन भी है। तो इसका हमें ग्राफ निकाल के देखना पड़ेगा, इसका हमें ग्राफ निकाल के इसकी सोल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। और बच्चों, जो जो बच्चे ग्राफ करना चाहते हैं प्लीज़ ये दोनों इक्वेशन को लेके अपने ग्राफ करना शुरू कर दीजिए, फिर भी मैं बताऊंगा, ठीक है, कि ग्राफ नोट्स में इसको कैसे करते हैं। और बी रिमेंबर, जिसने ग्राफ करना शुरू कर दिया है, एक चीज़ याद रखना, इन दोनों इक्वेशन की जो ग्राफ आएगा वो एक ही लाइन पे आएगा। हाँ, ऐसे आएगा, एक ही लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का ग्राफ है, ठीक है, जो हमेशा क्या होता है? हाँ, कोइंसाइड करता है, ठीक है। हाँ, कोइंस्टेंट बोलते हैं जिसको क्या बोलते हैं? कोइंस्टेंट, जो कोइंसाइड मतलब एक ही लाइन में रहता है, ठीक है। ओके, जिसको करना है प्लीज़ करो। और इसके जो बाकी 3 क्वेश्चन है इसमें भी आपको यही सभी करना है। पहले दिखाना है कि ये कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तब जाके उसकी ग्राफ ड्रॉ करना है और सोल्यूशन निकालना है। इनकंसिस्टेंट है तो उसका कुछ भी नहीं करना, ठीक है बच्चों। ओके, इसकी ग्राफ मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। ओके, अभी ये देखिए, ये है 4 का जो फर्स्ट बीट है उसका ग्राफ, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा था x + y - 5 इज इक्वल टू 0, 2x + 2y - 10 इज इक्वल टू 0, जिसका अभी हमें क्या करना है? ग्राफ में दिखाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने y इज इक्वल टू 5 - x निकाल दिया है, ठीक है। -5 था, इधर गया तो प्लस, और ये +x यहाँ आ गया तो -x हो गया है, ठीक है। अब जैसे नॉर्मली ग्राफ में पॉइंट निकालते हैं, जैसे कि x इज इक्वल टू मैंने 1 डाला, ठीक है, तो y कितना होगा? y आपको पता है 5 - x, तो यहाँ पे मैं 5, ये माइनस को माइनस डालूँगा। अब x के जगह पे क्या पुट करूँगा? 1। x के जगह पे बच्चों क्या पुट करूँगा? मैं 1 पुट करूँगा, ठीक है। तो मैंने कर दिया, तो y इज इक्वल टू 5 - 1 4 आ गया, तो मैंने 1 डाला तो 4 आया। सेम अभी x के जगह पे मैं 2, आप कुछ भी ले सकते हो, मैं 1 2 ले रहा हूँ, आप -1 -3 -2 कुछ भी ले सकते हो।
तो x इज इक्वल टू मैंने 2 लिया, तो y इज इक्वल टू मुझे पता है क्या है, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। तो ये 5 माइनस x के जगह पे, ये x के जगह पे अभी मैं 2 पुट करूँगा क्योंकि मैंने x इज इक्वल टू 2 लिया है। तो 5 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू हो गया 3। सेम x इज इक्वल टू 3 लिया, तो 5 माइनस 3 2। तो इस सारे पॉइंट को x1 लिया तो आया 4, x2 लिया तो आया 3, 3 लिया तो आया 2, एक बॉक्स करके मैं लिख दिया। नेक्स्ट इक्वेशन में जाओ, इसमें भी मैंने क्या y निकाला, 2y इज इक्वल टू प्लस 10 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। अब देखो बच्चों ये क्या फ्रैक्शन है, तो कुछ ऐसी नंबर्स लेना है जो y की वैल्यू को फ्रैक्शन ना कर दे। ठीक है, आप कुछ ऐसा वैल्यू लेना है हाँ कि y का वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए। जैसे मैंने 2 लिया तो देखो 10, अब इस x के जगह पे ये जो x है, कहाँ गया x, हाँ जगह पे अभी क्या आएगा 2 आएगा। देखो ये 10 को 10 मैंने लिखा, माइनस को माइनस, इस 2 को इस 2 लिखा, अब x के जगह पे मैंने 2 पुट ऑफ किया। 2x मतलब 2 इंटू एक्स है, इसलिए 2 इंटू ये x के जगह पे मैंने 2 लिया। तो 10, 2 2 जा 4 माइनस 2 कितना आ गया, 10 माइनस 4 6 बाई 2 3। तो 2 डाला तो 3, ऐसे 1 डालो। ठीक है, मैं चाहता तो पहले भी 1 डाल सकता था। ओके, x इज इक्वल टू 1, तो 10 माइनस क्या है, y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x बाई 2। तो देखो ये 10 को 10, ये माइनस को माइनस, 2 ये 2 ये 2, x के जगह पे 1, 2 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा, ये 8 है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा। 10 माइनस सॉरी 8 कहाँ से आ गया, 10 माइनस 2, 2 1 जा 2, तो 10 माइनस 2 8। अब इसको कैंसिल करोगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये आ गया 4। ठीक है, फिर मैंने 3 लिया, x के जगह पे मैंने कितना डाला 3, हाँ 6, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया 2। अब नेक्स्ट किया मैंने, ये जितना मैंने पॉइंट निकाला, जैसे कि 2 से मेरा कितना आया था 3, तो लिख दिया ऐसे 2 y 3। सेम जब 1 लिया था तो कितना आया था y 4, तो 1 4। सेम 3 लिया था तो कितना आया था y 2 3 2, तो 2 3 1 4 3 2, इसका भी पॉइंट आ गया। अब देखो बच्चों जो ग्राफ है, जो फर्स्ट पॉइंट का ग्राफ है, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है 1 4। तो देखो मैंने 1 4 को लिया है यहाँ पे, 1 में डट 4 को ढूंढ के ले लिया। सेम 2 3, तो आपको उस दिन भी मैंने सिखाया था। ठीक है, ये आपकी x एक्सिस, तो इसको लेते हैं x। मैंने पेन में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको दिख जाए, आप प्लीज़ पेंसिल में ही लिखना है सबको। ये y, ये y डैश। ठीक है, कोई भी एक लाइन, ये बहुत सारे लाइन दिख रहा है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, किसी भी एक लाइन में रख के आप एक ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस निकाल सकते हो जिसको x और x डैश। सेम इसकी परपेंडिकुलरली किसी भी लाइन में रख के y, तो ये हो जाएगा y, ये y डैश। चलो यहाँ पे सारे पॉजिटिव, यहाँ पे सारे नेगेटिव, यहाँ पे सारे पॉजिटिव, नीचे सारे नेगेटिव, तो यहाँ पे सारे प्लस प्लस रहेगा। तो मेरा पॉइंट फॉर्चुनेटली सारे प्लस प्लस ही आया है, तो 1 4 को दिखा दिया। सेम 2 3, देखो 2 में 3 ढूंढो, ये आ गया 2 3, ऐसे 3 2, 3 में जाके 2 ढूंढो, आ गया। तो फर्स्ट इक्वेशन के 3 पॉइंट कंप्लीट। अब इसमें देखना सेकेंड इक्वेशन में 2 3 है, देखो 2 3 तो यही आएगा। जो सेकेंड इक्वेशन में जो 2 3 है, देखो हाँ, अब देखो 2 से जाओ 3 में, इधर ही आ रहा है ना, और कहीं तो नहीं जा रहा है, सेम जगह पे ही आ रहा है। हाँ, यही तो मैजिक है। ठीक है, सेम 1 4, देखो 1 4 भी यही आ रहा है ना, सेम ही जगह पे आ रहा है, तो मैंने नीचे नीचे लिख रखा है। सेम 3 2, सेम ही जगह पे आ रहा है। दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है ये क्या कर रहा है, अपना कोइंसाइड कर रहा है, मतलब एक ही लाइन पे आ रहा है। कैसे लाइन पे आ रहा है, एक ही लाइन पे। ठीक है, हाँ, तो मैंने ये पॉइंट्स लिया, तो क्या हुआ, पहला इक्वेशन का जो 3 पॉइंट, इस इक्वेशन का 3 पॉइंट एक ही लाइन में देखो लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मेनी
सॉल्यूशन। ये आपको पेंसिल से लिखना है बच्चों, मैं पेन में लिख रहा हूँ। अगर एक ही लाइन में इक्वेशन रह रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन। ये हमने ऑलरेडी देख रखा था, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही लाइन में इक्वेशन रह रहा है, ठीक है। आप कोशिश करो कुछ अलग अलग पॉइंट लिख के ग्राफ करो, देखो एक ही लाइन में ही आ रहा है कि और कुछ हो रहा है, एक ही लाइन में ही आएगा बच्चों, ठीक है। चलो ओके बच्चों, अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 5, जो बेसिकली एक वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ, तो मैंने ऑलरेडी वर्ड प्रॉब्लम में जो लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें मैंने आपको एक बढ़िया चीज़ बताई थी, क्या कि वर्ड प्रॉब्लम में कोई ऐसे दो चीज़ ढूंढो जिसको हम x और y ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पे वो दो चीज़ पहले ढूंढना है, ठीक है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। देखो आपको दो चीज़ मिल गया क्या, पहले तो रेक्टेंगुलर बोल दिया, रेक्टेंगुलर में एक लेंथ होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, एक विड्थ होता है। तो भाई हमें दो चीज़ मिल गया, एक लेंथ मिल गया x, एक विड्थ मिल गया y, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन में अभी आगे बढ़ सकते हैं। चलो कैसे आगे बढ़ेंगे, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। मतलब वो ये बोलना चाहता है किसी रेक्टेंगुलर गार्डन की अगर मैं पेरीमीटर को हाफ कर दूं, पेरीमीटर की आधा कर दूं, तो मुझे कितना मिलेगा, 36 मीटर। कितना मिलेगा बच्चों, 36 मीटर। ओके, सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। लेट लेंथ क्या ले जाएंगे, x। बच्चों ये एक सिंपल अरिथमेटिक क्वेश्चन है, अगर ये आपकी लीनियर इक्वेशन में नहीं दिया होता तो ये सिंपल एक अरिथमेटिकल ये सॉल्व हो जाता, बट क्योंकि आपकी लीनियर इक्वेशन में इसने पूछा है तो हमें लीनियर इक्वेशन को यूज करके इसको सॉल्व करनी है, ठीक है। ओके, विड्थ कितना है, y, हमने लेंथ और विड्थ दोनों ले लिया अभी, ठीक है। अभी क्योंकि इसने पेरीमीटर की बात कर लिया है तो हम भी पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। तो आप सबको पता होगा कि पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और यहाँ पे विड्थ दिया है तो w, ठीक है। तो चलो पुट करो फॉर्मूला, 2 इंटू एल क्या है x, विड्थ क्या है y, ये हो गया पेरीमीटर, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन में क्या दे दिया कि वो पेरीमीटर कितना, अगर इस पेरीमीटर का मैं अगर हाफ कर देता हूँ, ये जो पेरीमीटर आया उसने ये तो बोला है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, हुज लेंथ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36, ठीक है। हाँ, इस पेरीमीटर का अगर मैं हाफ कर दूं तो मुझे 36 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा, चलो इस पेरीमीटर का हाफ मतलब बाई 2 करने से मुझे 36 मिल रहा है। बहुत अच्छी बात, इम्प्लाइज दैट यहाँ एक 2 है, यहाँ एक 2 है, दोनों के दोनों क्या होगा, कैंसल। तो आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इसको हम अगर जनरल फॉर्म में लिख दे तो x प्लस वाई प्लस 36 है, फिर यहाँ बुला लो तो माइनस 36 इज इक्वल टू 0। बच्चों एक हैबिट बनाओ कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को उसकी जनरल फॉर्म में लिखो, ठीक है। हाँ, यह सही रहता है, यह मत सोचो कि यार थोड़ा लंबा हो जा रहा है, सही रहता है ये चीज़, ठीक है। लीनियर इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखोगे तो ये बहुत सही है, ठीक है, जिससे आपको a1 b1 c1 ये तीनों फाइंड करने में डिफ़िकल्टीज नहीं होती है, ठीक है, या फिर आपकी गलत भी नहीं होगी। हाँ, तो पहला इक्वेशन आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 36, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट उसने क्या बोला है कि ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी जो लेंथ है 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ।
तो हमने लेंथ को x लिया है, ये जो लेंथ है ये विड्थ से कितना मीटर ज़्यादा है, 4 मीटर, मतलब विड्थ मतलब y से 4 ज़्यादा, ठीक है। 4 मोर मतलब +4, अगर 4 लेस बोलता तो -4 होता। ओके, नेक्स्ट। अब देखो ये दोनों के दोनों प्लस है, अगर इधर आ जाएंगे तो दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे, माइनस, तो x माइनस वाई, ये +4 -4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया बच्चों इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। इसको भी आपको ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करके आपको फाइनली क्या निकालना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। बच्चों डायमेंशन मतलब याद रखो, वो आपको लेंथ एंड विड्थ निकालने के लिए बोल रहा है। लेंथ एंड विड्थ मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू। अगर आप इन दोनों की ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ग्राफ ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, फिर देख लेना x में कितना आ रहा है, y में कितना आ रहा है, ठीक है। ये एक चीज़ खुद करने की कोशिश करो, नहीं तो मैं बता ही दूंगा, मैं करके आपको भेज ही दूंगा कि कैसे रहेगा इसकी ग्राफ, ठीक है। हाँ चलो लिखो इसको, क्या क्या हुआ है। चलो आई होप आपका हो गया होगा। इसकी ग्राफ आप प्लीज़ खुद करने की कोशिश करना, ठीक है। मैं भी आपको करके बता दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। चलो इसको मैं मिटाता हूं। चलो बच्चों क्विकली मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हाँ प्लीज़ आप अपने बुक अपना प्लीज़ ओपन कर लेना, ठीक है। आई एम नॉट राइटिंग द क्वेश्चन, ओके बच्चों। हाँ तो उसने नंबर 6 में क्या बोला है, अब तो लिखना ही पड़ेगा। ऐसे एक इक्वेशन दिया है, देखो 2x + 3y -8 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म। हमें इसकी साथ एक इक्वेशन का और एक पेयर इक्वेशन लिखना है, और एक इक्वेशन हमें लिखना है। कैसे लिखना है कि जिसकी ज्योमेट्रिकल पेयर किस किस को रिप्रेजेंट करती हो। सबसे पहला इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, सेम दूसरा पैरेलल लाइन, ये बच्चों आपको 1 मार्क में आ सकता है, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन, ओके। हाँ हमें एक 3 टोटल ऐसे इक्वेशन लिखना है इसके साथ, ठीक है, जो किस किस को रिप्रेजेंट करे। एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा पैरेलल लाइन, तीसरा कोइंसिडेंट लाइन। ओके 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 चलो पहले हम क्या लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन। कौन सी लाइन की इक्वेशन, इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। अगर आपको पूछा जाए इस इक्वेशन की और एक पेयर लिखो जो कि ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, तो बच्चों एक सिंपल सी बात है, बढ़िया एक बात मैं बता रहा हूँ। अगर ऐसे पूछ रहा है तो आप कुछ भी इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी मतलब कुछ भी, ठीक है। आपको कुछ नहीं देखना है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ठीक है। मेरी मर्जी से मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूँ, बट क्या देखना है इसमें मैं बता दे रहा हूँ। ऐसे कुछ इक्वेशन लिखना है जो इक्वेशन, ठीक है, जैसे कि अभी क्या है 2x + 3y -8 इज इक्वल टू 0। आपको इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन लिखना है। किस लाइन की इक्वेशन लिखना है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। मैं कुछ ऐसे इक्वेशन लिखूं सो दैट कि ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब आपको क्या पता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2,
A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास तो A1 2 है, B1 कितना है 3 है। हम कुछ ऐसे A2 और B2 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे सो दैट कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे कुछ भी इक्वेशन एक लिख लो। सपोज जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 5x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? देखो ये बन गया अभी A2, ये बन गया B2, ये C2, ये क्या था A1, ये B1, ये C1। ठीक है, हाँ अब देखो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। A1/A2 मतलब 2/5, B1/B2 मतलब 3/4। ऑब्वियसली हो रहा है, क्यों? क्योंकि 2/5 इज नॉट इक्वल टू, देखो 3/4 हो गया। 2/5 इज नॉट इक्वल टू 3/4 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो कुछ ऐसा लिखना है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। ओके, देखो अभी सेटिस्फाई कर रहा है। मैं इधर 5x 4y लिख दिया, आप इसमें कुछ भी लिखो। ठीक है, कुछ भी लिख दो, आप इसमें लिख दो 10x लिख दो, इसमें 9y लिख दो। ठीक है, हाँ ऐसे कुछ लिखो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, बस। आप कुछ भी लिख सकते हो, इंटरसेक्टिंग लाइन में इक्वेशन कुछ भी डाल दो। सी के जगह पे आप जो भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 8 मत डाल देना। 8 के अलावा हाँ 8 भी डाल सकते हो, नो इश्यू। ठीक है, हाँ इंटरसेक्टिंग लाइन में आप कुछ भी इक्वेशन बना सकते हो, मतलब x की कोफिशिएंट कुछ भी डाल सकते हो, y की कोफिशिएंट कुछ भी डाल सकते हो, ये भी कुछ भी डाल सकते हो, बट फाइनली चेक कर लेना कि इस इक्वेशन होने के बाद इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक, हाँ ये इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हो गया। ओके, अब देखेंगे पैरेलल लाइन। हाँ ये हुई ना बात। अब क्या देखेंगे? पैरेलल लाइन। बच्चों इसमें आपको जो इक्वेशन बनाना है, ठीक है, या फिर आपको ये 2 और 3 ही लेके बनाना पड़ेगा, या फिर इसकी मल्टीपल लेके बनाना पड़ेगा। मल्टीपल मतलब जैसे 2 का मल्टीपल 4, तो 3 का मल्टीपल कितना 6। ठीक है, हाँ ऐसे, और एक 2 का मल्टीपल कितना हो जाएगा 2 3 जा 8। हाँ सेम, बताओ 3 3 जा 9। ओके, या फिर ये सेम लेके बना दो। मैं तो बोल रहा हूँ ये जो सेम कोफिशिएंट लेके इक्वेशन लिख दो, जैसे कि लिख दो 2x प्लस 3y। अब जो ये c लिखोगे ये चेंज करना पड़ेगा। ये 8 है ना, आप 9 10 कुछ भी डाल दो, 8 के अलावा कुछ भी। हाँ इसमें मैं डाल देता हूँ -10 इज इक्वल टू 0। बट 8 की मल्टीपल नहीं डाल सकते, 8 की मल्टीपल नहीं डाल सकते। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो, इक्वेशन बनाना सीखो। ठीक है, जैसे अगर आपको बोल दिया पैरेलल लाइन की इक्वेशन बनाना है, किसकी लाइन की? पैरेलल लाइन की। मतलब जो x की कोफिशिएंट होगा वो डाल देना, जो y की कोफिशिएंट होगा वही डाल देना, बट जो c है उसको कुछ भी अलग डाल देना। बट c ऐसे सोच के डालना, c को कुछ ऐसे सोच के डालना कि ये 8 ही मत डाल देना, ये 8 के अलावा कुछ भी इधर डाल सकते हो, कुछ भी डाल दो 8 के अलावा। ठीक है, हाँ 10 11 12 13 14 कुछ भी डाल दो। ठीक है, हाँ 8 भी डालोगे नहीं, 8 नहीं डाल सकते। क्या नहीं डाल सकते? 8। इस 8 के अलावा आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते। ये हो जाएगा आपका क्या? पैरेलल लाइन की फॉर्मूला। किसकी लाइन की फॉर्मूला बच्चों? पैरेलल लाइन। ठीक है, अगर आपको बोला गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 का पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखो, तो आप क्या लिखोगे? हाँ 2x के 2x, 3y की 3y, बस इस 8 के जगह पे कुछ भी 9 10 11 कुछ भी डाल दो। ओके, ये एक हो गया, काम खत्म। नेक्स्ट कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, हाँ इसमें क्या डालोगे? हाँ बताओ, इसमें क्या इक्वेशन लिखोगे? इसमें बच्चों क्या लिखना है आपको? ठीक है, सिंपल सी बात है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 की कंडीशन को सेटिस्फाई करवानी है। ठीक है, अगर कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन आपको लिखना है तो।
ठीक है, सेम आप क्या करोगे, देखो ये सेम के सेम इक्वेशन भी डाल दोगे तब भी ये ठीक ही होगा, ठीक है, बट अप्रोप्रिएट नहीं है। आपको बोला गया है इसकी रिलेट में कोई और एक इक्वेशन लिखो तो आप किसी और इक्वेशन लिखो। अगर सेम इक्वेशन को यहाँ पे डाल भी दोगे तो भी कोई गलत नहीं होगा, बट हमें कुछ अलग इक्वेशन लिखने के लिए उसने बोला है तो हम अलग इक्वेशन लिखेंगे। कैसे इक्वेशन, जैसे इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो, कितने से, 2 से, कितना आ गया 4, तो इधर लिख दो 4x। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से ही मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 6, तो क्या लिख दो 6y। हाँ, अब इसको मल्टीप्लाई करो किसमें, सेम, इसको 2 इसको 2 तो इसको भी 2, इसने क्या पाप किया है, तो कितना आ गया -16 = 0। अगर आपको क्या बोला है, हाँ, कोइंसिडेंट लाइन का इक्वेशन लिखना है, वेरी इजी। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको भी 2 इसको भी 2, ठीक है। और एक भी आप लिख सकते हो, जैसे मैंने जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। चलो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, सेम इसको भी, सेम इसको भी। एक को कर रहे हो, तीनों को एक ही नंबर पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2 3 जा 6x, 3 3 जा 9y, -8 3 जा 24 = 0। ये भी एक इक्वेशन हो सकता है। ये लिखो, कोई गलत बात नहीं है। तो अभी आपको बच्चों पता चल गया, अगर एक इक्वेशन दिया है तो इंटरसेक्टिंग लाइन का इक्वेशन, पैरेलल लाइन का इक्वेशन और कोइंसिडेंट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालना है। हाँ, और एक बार बता दूं, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, चलो और एक बार बता देता हूँ। आपको मुझे सिखाना है तो मैं बार बार बताऊँगा आपको। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन निकालना है, मतलब आप कुछ भी इक्वेशन लिख लो, यहाँ पे कोई बुराई वाली बात नहीं है। जैसे कि मैंने लिख दिया 5x + 4y - 10 = 0। ओके, आप कुछ भी लिखो, 6x लिख दो, यहाँ पे 9y लिख दो, यहाँ पे -10 या फिर -8 कुछ भी डाल दो, बट थोड़ा डालने के बाद चेक कर लेना कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। इसको A1 B1 C1, इसको A2 B2 C2 लेके ये कंडीशन देख लेना इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, सो दैट कि आपको पता चल जाए आपने कुछ गलत नहीं किया। इसका तो पूरा इजी है, कुछ भी लिख सकते हो इसके जगह पे। ये भी हो सकता है 3x + 8y - 2 = 0, ये भी होगा, ठीक है। ये भी इसका इंटरसेक्टिंग इक्वेशन हो सकता है, जो मन में आए वो लिखो, इसके लिए कोई बुराई वाली बात नहीं है। पैरेलल लाइन का लिखना है तो सेम टू सेम छापना है, ये 2x 2x, ये 3y ये 3y, बट ये 8 की जगह चेंज करके आप 10 11 12 कुछ भी डाल दो, ठीक है। 8 के अलावा इधर कुछ भी डाल दो, पैरेलल लाइन का कंप्लीट हो गया। कोइंसिडेंट लाइन का लिखना है, मतलब मल्टीप्लाई कर करके, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सबको 2 से, अगर 3 से कर रहे हो तो सबको 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सबको 4 से मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना के लिख दो, ठीक है। जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा, 2 2 जा 4x, 3 2 जा 6 तो 6y, 8 2 जा 16 तो -16 = 0, ठीक है। जो इसमें सिंबल है वही सिंबल रहेगा। अगर आपको 3 से मल्टीप्लाई करके लिखना है तब भी लिखो, 2 3 जा 6 तो 6x, 3 2 जा 6 3 से कर रहे हैं ना, हाँ, 3 3 जा 9 तो 9y, 8 3 जा 24 तो -24 = 0। ये कोइंसिडेंट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। हाँ, ऐसे इक्वेशन निकाला जाता है। ओके, चलो अब आपका बेसिकली जो नंबर 7 है उसमें आपको 2 इक्वेशन दिया है, ठीक है। उसका आपको ग्राफ निकालना है, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinate of the vertices of triangle formed by this line and the x-axis and set the triangular region. मैं 7 नंबर पूरे के पूरे आपको ग्राफ में करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो बच्चों प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ग्राफ करते करते वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैं पूरा ग्राफ करने के बाद वीडियो बनाता हूँ। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा ये चीज़ कि आप पहले कैसे ग्राफ मतलब कैसे करना है क्या नहीं, तो एक बार प्लीज़ कमेंट में देना, कमेंट कर लेना, ठीक है, कि सर आप ग्राफ करते करते एक बार वीडियो बनाओ। मैं कोशिश करूँगा बनाने की। अगर यहाँ पे मैं बनाने लग जाऊँगा तो एग्जैक्ट नहीं आएगी,
तो इसलिए मैं ग्राफ की नोट्स में मैं पहले बना देता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो करा के दिखा देता हूँ कि हाँ भाई ऐसे ये होने वाला है। ठीक है, ओके। चलो, तो इनफैक्ट हमारी 3.1 ख़त्म हो गया। ओके, तो आज हमने देखा 3, नंबर 4 भी जो ग्राफ ही है, 5 भी ग्राफ है, 6 का तो हमने देख लिया। 6 आपको बच्चों ये 1 मार्क में ज़रूर आएगा। कोई सा भी एक इक्वेशन दे देगा, बोलेगा इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन का इक्वेशन लिखो, तो लिख लेना। कुछ भी पैरेलल लाइन का लिखो तो सेम टू सेम उतार देना और इसके जगह कुछ भी डाल देना, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो इसकी 6 नंबर टाइप का और एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप 3x + 4y - 7 = 0 का सेम इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट लाइन का इक्वेशन निकाल के देखना आप निकाल पा रहे हो कि नहीं पा रहे। ठीक है, ओके। चलो, तो जिसका ग्राफ के लिए मैंने बोला था, मैं सबके एक एक बार ग्राफ करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, चलो अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों? ये भी एक नॉर्मल ग्राफ की तरह ही क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है x + y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by this line and x-axis and set the triangular region. बेसिकली ये बोलना चाहता है कि इन दोनों लाइन जो अभी हम ड्रॉ करेंगे और एक्स एक्सिस की वजह से जो ट्रायंगल आएगा, जो क्या आएगा, ट्रायंगुलर रीजन आएगा। ठीक है, उसकी कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। ठीक है, चलो, और उस ट्रायंगुलर रीजन को हमें सेट करना है। देखो, दोनों इक्वेशन को मैंने लिख दिया है। x + y + 1 = 0, x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है। चलो, अब क्या हो गया, -y = x+ था, यहाँ आ गया तो -x, +1 यहाँ आ गया तो -1। अब y निकालना है हमें, तो इस माइनस को यहाँ लेना पड़ेगा। देखो, मैंने इस साइड ले लिया तो क्या हो जाएगा, इस x - 1 के आगे माइनस आ जाएगा, आ गया, तो इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में रखा है। तो अब हो गया -, +x, -, +1, तो y = x + 1 आ गया। अब चलो, जैसे वैल्यू डालते थे आप डालते जाओ। x = 1 डालोगे, ठीक है, y का वैल्यू y कितना है, x + 1 है, y कितना है, x + 1। ठीक है, तो अभी इस x के जगह पे यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 + 1 2। ठीक है, ऐसे x जब डाल दो 2, तो y क्या है, x + 1, तो x के जगह पे अभी क्या आ जाएगा, 2 + 1 तो 3। सेम x की जगह पे 3 डाल दो, यहाँ पे डाल दो 3, तो 3 + 1, ये देखो 3 + 1 4। तो जो मैंने डाला नॉर्मली लिख दिया, 1, 2, 2, 3, 3, 4। बॉक्स में भी जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। चलो, लाइकली ये ग्राफ भी वही है, जिसकी 2y = -3x - 12, यहाँ आया तो +12। y = देखो 2 ये क्या है, मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीज़न। तो सिंपल सी बात है, ये एक फ्रैक्शन है, तो हमें सोच समझ के x का वैल्यू रखना पड़ेगा सो दैट कि y फ्रैक्शन में ना आ जाए। तो बच्चों, आपको ये पता है आप x = 0 भी डाल सकते हो। ओके, तो मैंने 0 डाल के देखा, अब इस x की जगह पे क्या आएगा, 0। तो देखो, -3 तो -3, x की जगह पे क्या आ गया, 0, 3 × 0 प्लस 12 से 12/2 तो -3 × 0 तो 0 ही आएगा, तो बच गया कितना, 12/2, 12/2। अगर इसको ये करोगे, सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 2 6 जा, आपका कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, ऐसे आप 2 ले लो, 1 लोगे तो नहीं आएगा बच्चों, 1 लोगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा, 2 ले लो। अब इस x की जगह पे कितना आ जाएगा, देखो 2। देखो, -3 को -3 मैंने लिख दिया, x के जगह पे मैंने क्या डाल दिया, 2 × 2 इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि 3 और x मल्टीप्लाई है। तो -3 × 2 + 12/2, -3 × 2 -6 + 12/2, -6 + 12 + 6/2। अब 2 1 जा 2 3 जा। ओके, सेम 4 डालो। ठीक है, अब x की जगह पे 4 आ रहा है, इस x की जगह पे 4 आ रहा है। देखो,
-3 × 4 + 12, -12 + 12, अब ये कैंसिल हो जाएगा तो आ गया 0, 0/2 मतलब 0। तो मैंने लिख दिया, 0 लिया तो 6, 2 लिया तो 3, 4 लिया तो 0। ठीक है, इसको फिर आराम से ऐसे भी लिख दो, 0 6, पहले x की पॉइंट फिर y की पॉइंट, 2 3 4 0। ओके, चलो अभी ग्राफ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट को लेके ग्राफ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 1 2 2 3 3 4, सारे के सारे प्लस प्लस है। ओके, वेरी गुड। तो सारे के सारे इस क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो पहले का क्या आ गया, 1 2, ये देखो बच्चों 1 के जगह से ढूंढो 2, हाँ 1 की जगह पे ढूंढो 2, 2 आ रहा है। आप प्लीज़ पेन में कोई मार्क वार्क मत करना अपने नोट्स में, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। सेम आ गया 2 के जगह पे 3, देखो बच्चों ये 2 के जगह पे आ गया कड़क 3। सेम 3 के जगह पे 4, ये ले जाओ बच्चों 3, ये ले जाओ 4। ठीक है, ऐसे आपको लिखना भी है। तो आपको ये आ गया पहले इक्वेशन का 3 पॉइंट, 1 2 3। तो मैंने इसको लेके क्या डाल दिया, स्ट्रेट लाइन। ये पहला इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन हो गया। चलो अब दूसरे इक्वेशन में क्या क्या है, 0 6 2 3 4 0, 0 6 0 6, x एक्सिस में 0 और y एक्सिस में 6, तो ये आ गया। ठीक है, हाँ 0 6 मतलब ये 0 हो गया, ये 6 मतलब y एक्सिस में आएगा 0 6, हो गया एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, 2 3, ये तो वही पॉइंट है भाई, 2 3 देखो सेम पॉइंट है। ठीक है, कुछ दिख रहा है, हाँ यही पॉइंट है। नेक्स्ट आपका आएगा क्या, 4 0, देखो 4 एक्स एक्सिस में 4 और y एक्सिस में 0, तो यही है 4 0। x एक्सिस में 4 और y एक्सिस में 0, मतलब y एक्सिस कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे 0 6 मतलब ओनली y एक्सिस में 6, x एक्सिस में कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब ये 3 हमें पॉइंट मिल गई सेकेंड इक्वेशन का, तो मैंने डाल दिया एक लाइन ऐसे। तो आप अभी देख रहे होंगे इन दोनों लाइन जो भी क्रॉस कर रहा है, ये लाइन और ये लाइन, और ये एक्स एक्सिस की वजह से एक ट्रायंगल शुरू हो गया। देखो ये दोनों लाइन, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस की वजह से क्या आ रहा है, ट्रायंगल आ रहा है। ठीक है, मैं नाम दे दे रहा हूँ आपको अच्छे से, ये हो जाएगा ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। देखो पॉइंट दिख रहा है, ABC ट्रायंगल आ गया। ठीक है, अब ये ट्रायंगल की जो पॉइंट है, वर्टिसेस है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखो। देखो इसकी जो B पॉइंट है बच्चों, -1 पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है, किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। तो इसके पॉइंट क्या होगा, -1 और 0। अगर कोई भी चीज़ एक्स एक्सिस में इंटरसेप्ट कर रहा है तो एक्स एक्सिस की पॉइंट होगी कितनी, -1, क्योंकि ये -1 में देखो कर रहा है आके, और वाई एक्सिस की पॉइंट तो 0 ही है, क्योंकि वाई एक्सिस में तो कुछ कर नहीं रहा है, जो कर रहा है एक्स एक्सिस में कर रहा है। ये देखो सेम दूसरी पॉइंट क्या है, जो सी का पॉइंट कहाँ पे आके इंटरसेप्ट कर रहा है, 4 पे, तो दूसरा पॉइंट हो गया 4 0। एक हो गया -1 0, दूसरा हो गया 4 0। तीसरी ये ए पॉइंट कौन सा है, ऑलरेडी 2 3 है। तो हमारी ट्रायंगल की 3 पॉइंट क्या क्या आ गई, ए, ये आपको पेंसिल में इधर नीचे लिखना है। सेम बी क्या आ गया, -1 0, सी क्या आ गया, 4 और 0। आपको ये भी बोला गया है 3 पॉइंट निकालना भी है और इस ट्रायंगुलर रीजन को शेड करना है। शेड मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है, ये स्केल लेके करोगे तो और अच्छी बात है। ऐसे ऐसे शेड करके दिखाना है कि हाँ भाई यही ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, ये हो गया आपकी नंबर 7।